रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ने के पहले हम पहले जरा एक बार रिवाइज कर ले कि रिफ्रैक्शन क्या था, तभी हमको थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में रिलेशन पता चलेगा। तो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। एक फिनोमेना है, लाइट का फिनोमेना है कि वो लाइट बेंड होती है अपने ओरिजिनल पाथ से जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ओरिजिनल पाथ से कैसे क्यों होती है? क्योंकि लाइट जो है ट्रैवल करती है अलग अलग स्पीड से अलग अलग मीडियम्स में, डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है डिफरेंट मीडियम में, और इसी के वजह से जब स्पीड में चेंज होता है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक, तो इधर का एयर है और इधर ग्लास है। अब एक रे आई, लाइट की रे आई इस सरफेस पे टकराई, ठीक है, और ये नॉर्मल है, इससे जो है ये जाना था सीधे लेकिन बेंड हो गई। ठीक है, बेंड हो गई। तो क्यों हो गई? क्योंकि इसमें स्पीड अलग है और इसमें ग्लास में स्पीड इसकी अलग है। ये जो चेंज ऑफ स्पीड हुई उसकी वजह से ये बेंडिंग हो गई। ठीक है, अब आपको मालूम है ये आपका इंसिडेंट, ये लाइट की इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मीडियम जो है वो दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। ठीक, हम देख लेते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इसका मतलब क्या है? जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, लेस हो। अब जब ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? नेचुरली उस मीडियम में स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, है ना? स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जब हम तुलना करते हैं किसी और मीडियम से, उसके उसके मीडियम से इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, कम होने की वजह से स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आपको ये लगा कि हम इसको ऑप्टिकली ये पर्टिकुलर ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्टिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकली यहाँ क्या मतलब हुआ, ऑप्टिकली का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ठीक है, हम ऑप्टिकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है स्पीड ऑफ लाइट पर, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? एक ऑप्टिकल फेनोमेना है। क्या है? ऑप्टिकल फेनोमेना है। ठीक है, ना कि फिजिकल, फिजिकल फेनोमेना नहीं है। ये एक लाइट का फेनोमेना है और एक ऑप्टिकल फेनोमेना। फिजिकल फेनोमेना हम क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ चूंकि लाइट से संबंधित है इसलिए ये ऑप्टिकल फेनोमेना हो गया, इसलिए हम ऑप्टिकल डेंसिटी। और ये क्या बताती है कि एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की कितनी क्षमता है या कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट के रेस की स्पीड को रोक सके या कम कर सके या रिटार्ड कर सके। कब? जब लाइट ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ये इसका ये ऑप्टिकल डेंसिटी ये हमको बताती है कितनी क्षमता है उसकी, रोक पा रही है, नहीं रोक पा रही है, क्या कर रही है? कम रोक रही है, ज़्यादा रोक रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो है रेयर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी लेस होती है और उसकी वजह से जो है स्पीड जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम, मतलब मीडियम जो है डेंस, तो क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो नेचुरली उसकी रोकने की क्षमता भी बढ़ गई, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे ऑफ कोर्स दूसरे किसी मीडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चला कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं रिफ्रैक्शन में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। और बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ से, ओरिजिनल पाथ से, जब वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है। तो ये जो फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट, ये ड्यू टू स्पीड चेंज की वजह से होता है। ठीक, अब रेयर मीडियम में जो स्पीड है वो जैसे ही डेंसर मीडियम में आएगा क्या होगा, वो स्पीड कम हो जाएगी। तो दो कंडीशंस हैं, तो हम पहला कंडीशन ले लें, जब कोई भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। रेयर से डेंसर मीडियम में, तो ये चीज होगी। ठीक, अब देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है जहाँ इधर इस साइड में रेयर है और इस साइड डेंसर है, और ठीक इस सरफेस से ही ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, नॉर्मल ना जाके ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो जब लाइट रेज जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस स्थिति में एंगल आर, रिफ्रैक्शन का जो एंगल है, इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और दिस इज ड्यू टू ओनली स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो स्पीड कम होती है तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ भी कम होता है। अब वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ कैसे कहाँ कैसे कम होगा, तो ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में है कि देख रहे हैं आप, ये वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये एयर है और ये आपका इसमें ये ग्लास है, यहाँ पे वेवलेंथ तो यहाँ से पीक या टाउ से टाउ नीचे का, या तो नीचे का ले लीजिए, ये नीचे का पोर्शन ले लीजिए, या ऊपर का। ठीक है, तो यहाँ से एक लेंथ, एक वेव की लेंथ, वेवलेंथ, अब यहाँ जाने के बाद ये वेवलेंथ जो है कम हो गई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कम हो गया, मीन्स लेमडा ए इज ग्रेटर देन लेमडा ग्लास। तो आपने देखा जैसे ही डेंसर मीडियम में गया वेवलेंथ कम हो गई, तो डेंसर मीडियम में जाने में स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ कम हो जाती है। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, जब लाइट रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है, तब क्या होता है, तो जब लाइट रेस डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो रेयरर मीडियम में नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, कहाँ से, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देख रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट है, इस पॉइंट से जो है ये बेंड हो जाती है, और कहाँ होती है, दूर होती है, अवे होती है। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ कंडीशन में एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल इंसिडेंस के एंगल से आर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, जैसे रेयर मीडियम आएगी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, और जैसे इंक्रीज करेगी ये
बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ओके। और जैसे ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा स्पीड बढ़ेगी तो नेचुरली है वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, ओके। लेकिन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी किसी भी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की उस वेव की कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो रेयर मीडियम में चले चाहे डेंसर मीडियम में चले, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, ओके। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक डच साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था स्नेल। उसने 2 लॉ दिए थे रिफ्रैक्शन के, और जितने भी लाइट रिफ्रैक्ट होते हैं ये 2 लॉ फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ कि the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in a same plane। डायग्राम देख लेते हैं, ये एक डायग्राम है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल n1 डैश है, और कहाँ कौन से पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, ये O पे हो रहा है, ठीक है। ये सारा एक ही प्लेन में लाई करता है। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या, कि मान लीजिए आपको मालूम है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये यहाँ पे एक प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन आप कह सकते हो ये है ना, तो एक ही प्लेन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से है तो इधर चला जाए, ठीक है। एक ये स्क्रीन जो है, जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये स्क्रीन जो है एक प्लेन ही है, ठीक है। तो एक ही प्लेन पे ये तीनों लाई करने चाहिए। तो अभी हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या करता है, इट गिव्स इंडिकेशन, क्या इंडिकेट करता है कि लाइट बेंडिंग एबिलिटी की, लाइट बेंडिंग एबिलिटी किसकी, जिसकी मीडियम। मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास का डेंसर है इसलिए इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट बेंड्स मोर, लाइट जो है बेंड्स मोर when goes from air to glass। वाटर में जाएगा तो बेंड होगा, ऐसा नहीं कि बेंड नहीं होगा, लेकिन एज कंपेयर टू ग्लास कम होगा, ग्लास में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल से बेंड हो जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या उससे अवे बेंड होगी, इट डिपेंड्स कि रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम किस मीडियम में होती है, वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, ठीक। कितनी होती है, वैक्यूम या एयर। अब इन दोनों को में से आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और एयर में करीब करीब सेम होती है, ठीक है। वैक्यूम में एग्जैक्टली चलेंगे तो 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है,
और एयर में हम यदि देखेंगे तो वो एग्जैक्टली तो आप देख रहे हैं करीब करीब सेम है, इसलिए हम या तो वैक्यूम ले ले एयर ले ले, हार्डली एनी मेक्स डिफरेंस। ठीक है, और इस स्पीड को वैक्यूम में या एयर में जो चलती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ये है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा कोई भी आप ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो तो उसमें हमेशा वैक्यूम या एयर में जो स्पीड है उसकी तुलना में लाइट की स्पीड कमी होगी, तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो इससे कम होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम है। तो हमको पता चला कि लाइट इज रिफ्रैक्टेड या बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड चेंज होती है। ठीक है, या तो वो स्लो डाउन कर जाएगी या स्पीड अप कर जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा रेयर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयरर जा रही है। और तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या ले सकते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। ये नोटेशन है म्यू। म्यू म्यू को आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो म्यू हमने जैसे लिखा, बहुत सारी किताबों में लिखा लिखा होगा म्यू 2 1। और इसको रीड कैसे करेंगे? इसको म्यू 2 1, ना कि म्यू 21। ठीक है, ये सही है, इस तरह से रीड नहीं करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह का भी नोटेशन आ जाता है। एक दूसरा नोटेशन जो है इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला ये कि जब लाइट एक मीडियम, वैक्यूम या एयर नहीं बल्कि कोई और मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये कैसे डिफाइन होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2। Example, refractive index of glass with respect to water। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, ग्लास का है, पानी का नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर से कंपैरिजन है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट। कहाँ से एंटर कर रही है? एंटरिंग फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास। तो जब हम देखें कि जब वैक्यूम और एयर से नहीं बल्कि किसी और मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एक और प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, और वो दूसरा प्रकार है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला था रिलेटिव, अब क्या हो गया? एब्सोल्यूट। इसका फॉर्मूला यस ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, और आपको मालूम है कि सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में या और एयर। म्यू ग्लास, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्ट यूज किया गया है, चाहे ऐसा लिखिए या सिर्फ ऐसा भी लिख देंगे तो समझ में आता है कि ग्लास है। ठीक है, तो इट हैज ओनली, दिस हैज गॉट ओनली वन सब्सक्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको आप सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। यदि हमने सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल दिया तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देख रहे हैं इसमें कोई, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एयर है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एयर है। ठीक है, तो हमने अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ मटेरियल, इसका ऑफ मीडियम, मीडियम किस मटेरियल का बना है, एयर का है, ग्लास का है, किसका है, वाटर है। दूसरा, वेवलेंथ, और कलर, यहाँ कलर से मतलब है, ठीक है, ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक, दो चीज पे बहुत डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ग्लास का ही आप ले लो, तो क्राउन ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। रूबी का आप ले लो, इसका है 1.71। सफायर, इसका आप ले लीजिए तो 1.77 है। और डायमंड 2.42 है। अब देखिए सारा ग्लासेस है, सब जो है ये ग्लास है, ग्लास से ही बने हुए हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के ग्लास हैं, इनका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है। इसलिए डिफरेंट कंपोजिशन की वजह से इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है। ठीक है चीज़ें की, लेकिन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है क्योंकि केमिकल कंपोजिशन जो अलग अलग है। मान लीजिए कि यदि दो मीडियम है और ऑप्टिकली
दे आर सेम, यदि दो मीडियम ऑप्टिकली सेम हैं तो उसमें क्या होगा, नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होगी। और लाइट passes from one medium to another विदाउट बेंडिंग, बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जितना भी मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर होगा या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितना बढ़ती जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो हायर म्यू, और उसी हिसाब से जो बेंडिंग होगी लाइट की वो भी बढ़ती चली जाएगी। कभी कभी आपको एक सवाल दे देते हैं कि एक बीकर है, उसमें पानी भरा है और एक ग्लास, उसमें कांच का टुकड़ा एक उसमें डाल दिया गया है, लेकिन हमको वो कांच का टुकड़ा दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सीधा बोले, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो हमको ये ग्लास नहीं दिखाई देगा जो इसमें इमर्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ ख्याल रखिएगा, ठीक। दूसरे कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ और कलर्स ऑफ लाइट यूज्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि वाइट लाइट में एक वाइट लाइट है, उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, है ना। ये है कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। अब वाइट लाइट में इन 7 कलर्स का जो स्पीड है, ऑल कलर्स का, they have the same speed as that of white light, या सिर्फ लाइट भी आप कह सकते हो, या सिर्फ आप लाइट भी हो सकते हो, ठीक है। इन एयर और वैक्यूम कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जितने कलर से उनकी भी सेम स्पीड रहती है और टोटलिटी में जो स्पीड रहती है वो सब सेम रहती है, एक ही स्पीड से सारे चलते हैं, किसमें? एयर में और या वैक्यूम में आप बोल लो। लेकिन जैसे ही बट एज द लाइट enters any transparent मीडियम, जैसे ही एंटर करते हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे ग्लास हुआ, पानी हुआ, इसमें एंटर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होता है? जो स्पीड ऑफ लाइट है ये बदल जाती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। हर एक कलर का अपनी अपनी स्पीड होती है। जैसे ही ये दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, और ये जो स्पीड का जो डिफरेंस आया किसी भी गिवन मीडिया में, तो हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम,
एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वायलेट कलर। तो स्पीड ऑफ वायलेट कलर का इज लीस्ट। अब क्या होता है, जैसे ही स्पीड कम होती है तो हमको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। जैसे ही स्पीड मैक्सिमम हो या कम हुई तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या मिलेगा कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट। और ये इंडिकेट क्या करता है, वेवलेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। तो अब क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ V will be greater than refractive index of R। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि स्पीड चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। तो स्पीड चेंज होने की वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो नेचुरली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका चेंज कलर के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक, अब आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और अब हमको मालूम है कि we know that the refractive index of any medium 1 और n भी आप लिख सकते हो, ये होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपका कौन सा है, एब्सोल्यूट है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमारे एक सपोज कर लीजिए कि इफ V1 is equal to speed of light in मीडियम 1 और V2 जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा, रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो मीडियम, क्योंकि ये दोनों मीडियम हैं जो एयर नहीं है और दूसरे हैं, जैसे ग्लास ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव है इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। This can be shown, कैसे, how this can be shown, इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, speed of the light in medium 1 divided by speed of the light in medium 2। और यही जो हम हैं ये आपको एब्सोल्यूट में ये V1 जो है ये है मीडियम 1 में स्पीड, तो इसको हम विद कंपेयर टू एयर या वैक्यूम दिखा सकते हैं, मतलब एब्सोल्यूट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसको भी दिखा सकते हैं। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम है। अब
ये दोनों सी कट गया तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to, of course, this is A, the vacuum, and this is also A, vacuum. ठीक है, तो यहाँ पे this is the absolute refractive index of medium 1 with respect to air या vacuum. Similarly, ये this is also absolute refractive index of medium 2 with respect to vacuum or air. आपने देखा है कि ये डेरिवेशन हमको मिल गया। अब ये नेक्स्ट है, नो डेविएशन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो तो डेविएशन नो हो। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन में स्थिति ये रहेगी, आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है सीधा नॉर्मल के ही से इंसिडेंट हो गई, मतलब 90 डिग्री पे हुआ, यानी एंगल आई विल बी 0 एंड एंगल आर विल बी ऑल्सो 0। ऑफ कोर्स जब आई 0 होगा तो आर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो है नो डेविएशन, सीधा पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन, दूसरे कंडीशन में ये दूसरा कंडीशन है कि लाइट रे जो है वो जो दो मीडियम से पास कर रही है उन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, मतलब μ1 इज इक्वल टू μ2 इज ए कॉमन, मान लीजिए कि म्यू है, तो दोनों सेम हो तब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, एंगल आई विल बी इज इक्वल टू एंगल आर तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ द लाइट है वो दोनों में सेम होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सेम होगी इसमें, बोथ ऑफ द मीडियम में। ठीक है, अब देख यहाँ पे कोई पाथ चेंज नहीं हो रहा है, अब देख रहे हैं कोई पाथ चेंज नहीं हो रहा, जबकि आई 0 नहीं है, आई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब एंगल आई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, या 0, लेकिन 0 नहीं है, इस स्थिति में आई 0 हो गया, तो इसमें आई 0 नहीं है, लेकिन फिर भी अनडेविएटेड ये रे ऑफ लाइट सीधा निकल गए, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है, तो इस तरह से दो कंडीशन हमको पता चली जिसमें कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है वो पास करती है अनडेविएटेड, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। अब हमको ये करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ इन टू मीडियम, दो मीडियम में क्या रिलेशन होगा। तो इफ लाइट हैज एफ फ्रीक्वेंसी है उसकी जो पर सेकंड यूनिट में रहता है, लैम्डा वेवलेंथ है ऑफ लाइट मीटर में, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ये मीटर पर सेकंड, ये हमको मालूम है कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। v मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे यह है कि फ्रीक्वेंसी जो है इन मीडियम
ये सेम रहती है एज इन एयर और वैक्यूम में, ये चेंज नहीं होती, ये एफ के एफ ही रहेगी, ठीक है, डजंट चेंज, सेम, ये चेंज नहीं होती है, लेकिन बट वेवलेंथ ये बदल जाता है। मान लीजिए ये चेंज हो गया, इट चेंजेस फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा डैश में चेंज हो गया। लैम्डा डैश कहाँ है? लैम्डा डैश मतलब वेवलेंथ इन मीडियम, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर था, ठीक है, इन एयर, और ये लैम्डा डैश वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है, ये इसका भी यूनिट मीटर में है। अब इन एयर में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी एफ विल बी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और इन मीडियम फ्रीक्वेंसी में रहेगी, सी की जगह हम लिखेंगे यहाँ उसकी वेलोसिटी, और ये लिखेंगे लैम्डा डैश। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन से हमको क्या मिला कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी अपॉन सी लैम्डा, ठीक है, लेकिन बट सी बाय वी इज नथिंग बट म्यू, देयरफॉर हमको क्या मिल गया? लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इक्वेशन हमको मिल गया, ये रिलेशन है, ठीक। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 होता है, और वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है, मतलब लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा, ठीक। और जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन, कम हो जाता है, और वेवलेंथ जो चेंज हुई वो बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज कर जाती है, ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि दो मीडियम में वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, क्या पाथ ऑफ द लाइट रिवर्सिबल है? प्रिंसिपल बोलता हाँ है, प्रिंसिपल बोलता है द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। ले लेते हैं v1 इज इक्वल टू, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक। v2 let it be the speed of light in मीडियम 2, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन ही है। अब देखिए ये इंसिडेंट हो रही है लाइट, रिफ्रैक्ट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मीडियम 1 है, जहाँ पे v1 जो है स्पीड ऑफ द लाइट है, मीडियम 2 है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है, ठीक है। तो मतलब लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिलेटिव क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये मीडियम टू मीडियम है, वैक्यूम से नहीं, ओके।
तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to 1, it can be given as V1 upon V2, equation number 1. दूसरा कंडीशन में ये दूसरा कंडीशन, अब हमने इसको उलट दिया। अब इंसिडेंट रे यहाँ जा रही है और रिफ्लेक्ट बाहर हो रही है, मतलब इंसिडेंट रेट किस मीडियम में है 2 के, और जा कहाँ रही है 1 में जा रही है। इस कंडीशन में relative refractive index of 1 respect to 2 will be is equal to क्या हो जाएगा V2 upon V1. This can be written as also 1 upon अब देखिए 1 और 2 से यदि करेंगे तो ये पार्ट दोनों का सेम है ना, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा मतलब refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to 2. ठीक है, तो refractive index का प्रिंसिपल क्या है, refractive index for light going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of refractive index for light going from medium 2 to 1. ठीक, उसका रेसिप्रोकल हो गया। और जैसे हमें मान लीजिए हमने लिखा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है, अब ग्लास से एयर में जाएगा तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ अब ये हो जाएगा और ग्लास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल जो है प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ जो लाइट इस तरह से करते हैं। तो आपका ये इक्वेशन आपका फॉर्मूला बन जाता है।